हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ओके, ये क्लास 8 आईसीएससी का चैप्टर है। इससे पहले का जो चैप्टर है मैटर वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा डेंसिटी। ओके, डेंसिटी क्या होता है, तो आप इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछेगा दैट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू आप बोलोगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सपोज करिए कि अगर किसी बॉडी का, जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी का मास आपको पता है, इस बॉडी का मास है सपोज करिए 10 kg। ओके, और इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है 2 मीटर क्यूब। तो इसमें आपको डेंसिटी पता चल जाएगा। सिंपली क्या करोगे आप, डेंसिटी निकालने के लिए आप मास बाय वॉल्यूम जो भी हमारा है उसको डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 5 kg पर मीटर क्यूब। 5 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो ये बेसिकली डेंसिटी हमें क्या बताता है, तो डेंसिटी हमें बताता है हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड। डेंसिटी हमें क्या बताता है, हाउ टाइटली अ मैटर इज पैक्ड, मतलब कौन कितना टाइटली कोई भी मैटर बंधा हुआ है, पैक्ड है, उसको डेंसिटी कहेंगे। ओके, जैसे सॉलिड्स की अगर आप बात करोगे तो सॉलिड्स के केस में डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन गैस के केस में डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, अब हम लोग जैसे अगर डिनोट करना है, सिंबल क्या यूज़ होगा डेंसिटी के लिए, तो इट इज़ डिनोटेड बाई रो। रो मतलब ROH, रो। ये सिंबल से आपको डेंसिटी को डिनोट करना है। ठीक है, और इसकी SI यूनिट भी आप लिख लो। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी जो होती है, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज कितनी होती है, kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये सारी बातें हमें डेंसिटी के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट कि अगर हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है सीजीएस यूनिट में, सीजीएस का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि हमारी जो डेंसिटी है, डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये डेंसिटी की सीजीएस यूनिट है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन एसआई यूनिट। ये हमारी एसआई यूनिट नहीं थी, ये हमारी सीजीएस यूनिट थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें इसे सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, जब भी आपको ग्राम से सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सीजीएस यूनिट है, उसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा डेंसिटी इक्वल्स टू 1 × 1000, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब कि अगर आपको कहीं भी डेंसिटी सीजीएस में दी हुई है और आप उसको एसआई यूनिट में बदलना चाहते हो, तो सिंपली आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड। ठीक है, रेगुलर सॉलिड, रेगुलर सॉलिड मतलब जिसका शेप साइज फिक्स हो, उस तरह का हमें एक सॉलिड दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमें उसकी डेंसिटी को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए स्टेप्स क्या क्या रहेगा। पहला स्टेप, फर्स्ट मेजर द मास। पहले क्या करना है, फर्स्ट मेजर
दी मास, जो मास है उसको वजन करिए आप, ठीक है, बीम बैलेंस या तराजू या कैसे भी करके उसका मास को मेजर कर लीजिए, और वो मास हमने निकाल लिया कैपिटल एम। ठीक है, ये हमारा मास आ गया मेजर करके, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, जो दिया हुआ है सॉलिड, पहले तो उसका मास निकाल लीजिए एम, फिर उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए वी। ठीक है, अगर सपोज करिए आपको क्यूब दिया हुआ है, इस तरह से क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम अगर निकालना है तो सिंपल आपको पता है दैट के वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो अगर आप साइड मेज़र कर लोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। वही अगर आपको क्यूब नहीं दिया रहता, क्यूबॉइड दिया रहता है, तो क्यूबॉइड अगर दिया रहता तो उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते थे फॉर्मूला से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। वही अगर आपको एक स्फेयर दिया रहता तो उसकी भी वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो इस तरह से जो भी शेप का रहेगा उसके हिसाब से आप उसकी वॉल्यूम को निकाल लीजिए। दो स्टेप हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप क्या करना है। वी कैन नाउ वी कैन नाउ find the density, we can now find the density using the formula, using the formula, जो हमारा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला है, डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इससे हम लोग डेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये स्टेप्स हो गए हमारे, और इस तरह से हम लोग किसी भी सॉलिड का डेंसिटी जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। ओके, कौन कौन से वेसल्स होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। इसमें एक वेसल होगा यूरेका कैन, यूरेका कैन। ओके, यूरेका कैन। देखिए यूरेका कैन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग मान लीजिए किसी लिक्विड का डेंसिटी मेज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक डेंसिटी बॉटल यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए आपको अगर सॉलिड का डेंसिटी मेजर करना है तो ये तरीका पहले मैंने बता दिया आपको कैसे करोगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मेज़र करना है तो आप कैसे करोगे, उसके लिए हम लोग यूरेका कैन का यूज़ करते हैं। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड यूजिंग डेंसिटी बॉटल। ओके, डेंसिटी बॉटल यूज़ करके हम लोग किसी भी लिक्विड का डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेप्स होगा, इसमें पहला स्टेप आएगा मेजर दी मास ऑफ द एम्प्टी बॉटल। जो बॉटल आप ले रहे हो, जो कैन आप ले रहे हो, उसकी मास आप मेजर कर लो, बीम बैलेंस तराजू या कुछ भी। ओके, और सपोज करो वो मास कितना आया m1। ठीक है, उसको खाली कर लो, जो डेंसिटी बॉटल या यूरेका कैन ले रहे हो उसको आप क्या करो कि उसके मास को आप मेजर कर लो एम्प्टी करके। तो मास कितना आया है, m1 आया है। ठीक है, एक बॉटल है इस तरह से, और इस बॉटल के मास को, खाली बॉटल के मास को मेजर किया हमने, वो m1 आया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, फिल इट विथ वाटर, इसको पानी से भर दो, फिल इट विथ वाटर, इसको पानी से भर दो। ठीक है, नाउ मेजर द मास अगेन, नाउ मेजर द मास अगेन, फिर से इसका मास मेजर करो, और मान लो कितना आया m2।
तो जब इसके अंदर आप पानी भर दोगे इस बॉटल के अंदर, तो अब उसका मास m2 हो गया है। ठीक है, m2 किसका मास है? मास ऑफ बॉटल तो था ही, और उसमें हमने पानी भी भर दिया। सो मास ऑफ वाटर दोनों मिला करके m2 मास है। m1 क्या है? केवल खाली बॉटल का मास है, तो मास ऑफ बॉटल है। ठीक है, इतना हमने अभी तक पता कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है? दैट एम्प्टी दी बॉटल, जो पानी आपने भरा था उसको निकाल दो, एम्प्टी दी बॉटल एंड फिल द लिक्विड, फिल द गिवन लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड का डेंसिटी आप मेजर करना चाहते हो ना, उसको उसमें भर दो। ठीक है, और फिर से नाउ मेजर दी मास अगेन, फिर से मास को मेजर करो। नाउ मेजर दी मास अगेन, फिर से इसके मास को हम लोग मेजर करेंगे, और अब इस बार हमारा मास आया है m3। मतलब कि जो हमारा बॉटल था, उस बॉटल में हमने क्या भर दिया? वो लिक्विड को भर दिया। ठीक है, और उस लिक्विड के साथ इसकी जो मास है m3 है, मतलब मास ऑफ बॉटल तो रहेगा प्लस मास ऑफ लिक्विड, दोनों मिला करके मास हमारा m3 आ चुका है। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया अभी तक। फोर्थ स्टेप, तीन स्टेप तो हमने कर लिए, चौथा स्टेप क्या होगा? दैट कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। सो मास ऑफ वाटर आपका कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको पता है दैट मास ऑफ वाटर सिंपली, जो बॉटल का मास है m1, उसको अगर m2 में घटा देते हो, मतलब m2 माइनस m1 अगर कर देते हो, तो आपको वाटर का मास मिलेगा। क्योंकि देखिए बॉटल और वाटर दोनों का जोड़ के m2 मास है, और केवल बॉटल का m1 मास है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉटल का मास तो मिल ही जाएगा। समझ गए? ओके, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एक मिनट सॉरी, हाँ, मास ऑफ वाटर हमने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग मास ऑफ लिक्विड निकालेंगे। मास ऑफ लिक्विड, अब देखिए मास ऑफ लिक्विड अगर आपको चाहिए, तो इसमें आप क्या करोगे? m3 माइनस m1 करोगे, है ना? क्योंकि m3 क्या है? बॉटल और लिक्विड का दोनों का मास है, और m1 बॉटल का मास है, तो m3 माइनस m1 कर दोगे तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं दैट कि जो डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी होती है CGS यूनिट में। सो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी होती है 1 ग्राम पर सीसी, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर सपोज करिए वॉल्यूम ऑफ बॉटल चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल अगर आपको चाहिए, तो आप सिंपल इसमें जितना पानी आपने भरा था उसके बराबर इसका वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड, जितना बॉटल का वॉल्यूम है उतना ही पानी उसमें भरा जाएगा ना, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ बॉटल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड विच इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। सो मास ऑफ वाटर फिल्ड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ रहे हो? अगर आपको बॉटल की वॉल्यूम चाहिए, तो आप जितना पानी उसमें भर रहे हो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जितना पानी आपने भरा है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ बॉटल इक्वल्स टू हम लोग यहाँ लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉटल क्या लिख देंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ बॉटल लिख देंगे मास ऑफ वाटर फिल्ड, कितना है? m2 माइनस m1, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल भी इतना आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमने लिया है ग्राम में, ये हमने लिया है ग्राम में। ठीक है, इतना हमने कर लिया। फाइनल स्टेप है, हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर आपको चाहिए, तो सिंपली आप ऐसे सोचो, अगर आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? उसके लिए आप लिखोगे मास ऑफ लिक्विड, जो भरा है हमने उसमें, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लोगे आप। ओके, तो आपने तो पता है कि मास ऑफ लिक्विड हमने निकाल रखा है m3 माइनस m1, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो उतना ही होगा
जितना बॉटल की वॉल्यूम है वो कितनी है, m2 माइनस m1। तो ये फाइनली हमारा जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गई। तो ये सारे स्टेप्स हमने किए और इसके बाद हमारा जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है किसी डेंसिटी बॉटल के हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया। ये आप नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, ओके। सो टॉपिक नोट करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है जब आप कंपैरिजन करते हो डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी की जब आप कंपैरिजन करते हो तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो, relative density is the ratio of the density of a substance to the density of a given reference material। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जब आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हो तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि जब भी आप कंपैरिजन करोगे किसी एक बॉडी के डेंसिटी को दूसरे बॉडी के डेंसिटी से, जनरली हम लोग वाटर से कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज कीजिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बाई डेंसिटी ऑफ, जनरली हम लोग कंपैरिजन वाटर से करते हैं या फिर किसी भी मटेरियल से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रेशियो में फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये दो सिमिलर चीज़ों का रेशियो है। डेंसिटी बाय डेंसिटी का रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, ओके। समझ गए। अब देखिए जैसे सपोज करिए अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो डेंसिटी है, रो से दिखाते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारा दिया हुआ है, सपोज करिए 800 kg पर मीटर क्यूब, ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी जनरली कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो जब आप यहाँ रेशियो निकालोगे तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा 0.8, ये दो ज़ीरो कट जाएंगे और 8/10, 8/10 0.8। तो 0.8 जो है ये यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी वाटर में इस ऑब्जेक्ट को डुबाओगे तो इसका 80% पार्ट अंदर रहेगा और 20% पार्ट बाहर रहेगा। समझ गए, इसका मतलब ये हुआ। तो किसी बॉडी की अगर रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में 0.5 है, दैट मीन्स कि उसका 50% पार्ट पानी के अंदर होगा और 50% पार्ट जो है पानी के बाहर होगा। ये मतलब होता है, फिजिकल मीनिंग होता है रिलेटिव डेंसिटी का, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्लोटेशन एंड सिंकिंग क्या होता है। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ओके। देखिए जनरली हम लोग देखते हैं दैट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप बात करोगे शिप, तो शिप बहुत ज़्यादा हेवी होता है बट फिर भी वो पानी में फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। तो ये सारी बातें कैसे होती हैं, कैसे डिसाइड होती हैं, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए दैट के बॉडी का ओवरऑल डेंसिटी उस लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट करेगा।
जैसे सपोज करिए शिप की अगर आप बात करते हो, तो शिप का ओवरऑल डेंसिटी जब निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो खाली होते हैं, एयर ट्रैप्ड होता है उसमें, शिप में पूरी तरह से वो सॉलिड नहीं होता है। तो वहाँ पर ओवरऑल डेंसिटी जो होती है ना शिप की, वो आपकी वाटर से कम आती है, इस वजह से वो फ्लोट करता है। और भी रीज़न है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी लग जाता है, जिसके वजह से फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट कि हेवी ऑब्जेक्ट्स सिंक एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। ठीक है, ये हमें पता है कि हेवी ऑब्जेक्ट्स सिंक कर जाएंगे, लाइट ऑब्जेक्ट्स जो हैं फ्लोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी एयर ट्रैप्ड होगा ना किसी बॉडी के अंदर, अगर किसी बॉडी की डेंसिटी ऐसी है दैट कि उसकी डेंसिटी बहुत कम है वाटर से, तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल होता है, फ्लोट करना मतलब तैरना हो गया, और सिंकिंग मतलब कि डूब जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मतलब कोई बॉडी अगर तैर रहा है तो वो इस नियम को जरूर मानेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या होता है, दैट कि व्हेन, इसमें आप लिखेंगे व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड मतलब डुबाना। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड मतलब किसी लिक्विड में अगर बॉडी को आप डुबाते हो, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड द फॉलोइंग टू फोर्सेस एक्ट्स। दो तरह के फोर्स उस पे लगते हैं, टू फोर्सेस एक्ट्स। कौन कौन से, देखिए मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कंटेनर हो गया, ओके, और इस कंटेनर में ये कोई लिक्विड ऐसे भरा हुआ है ना, ये कोई लिक्विड इस पे भरा हुआ है, और एक बॉडी को आपने इसमें डुबा दिया। तो इस बॉडी पर दो तरह के फोर्स जो है एक्ट करेंगे। कौन कौन से, एक तो भाई इसकी जो वेट होगी डाउनवर्ड, ये तो लगनी ही है, ये वेट इसकी डाउनवर्ड अर्थ ग्रेविटी लगाएगा, ये तो लगनी है। पानी में डूबने से एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयंसी का फोर्स। ठीक है, बॉयंसी कहते हैं या फिर अपथ्रस्ट भी कहते हैं। तो ये दो तरह के फोर्स जो हैं इस बॉडी पे लगेंगे, कि जब भी किसी बॉडी को आप लिक्विड में डुबा दोगे तो वेट एक्ट्स डाउनवर्ड एंड द बॉयंसी फोर्स एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, समझ गए। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में यही लिखना है दैट कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड द फॉलोइंग टू फोर्सेस एक्ट्स। फर्स्ट इज वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। और सेकेंड में लिखना है बॉयंसी या थ्रस्ट भी बोलते हैं, बॉयंसी एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आप समझ गए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये है दैट द वेट ऑफ व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब कोई बॉडी फ्लोट करता है, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड, जब कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट करता है, देन द वेट माना वजन ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द बॉडी नहीं, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight of the liquid when a body floats in a liquid, the weight of the liquid displaced by its immersed part is equal to the total weight of the body, total weight of the
बॉडी। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सिंपली आप इसको आसान भाषा में अगर याद रखना चाहें तो नीचे क्या लग रहा है वेट, ऊपर क्या लग रहा है बुओयंसी। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन को आप आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, ये आसान भाषा में आप याद रख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स, ये भी आप याद रख सकते हो। या फिर दूसरा जो मैंने लिखा है, मतलब पहले जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि जब भी किसी बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो वो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, मतलब अपने आसपास लिक्विड को हटाएगा। उस लिक्विड को जो हटाएगा उसका जो वेट है वो किसके इक्वल होगा, बॉडी के वेट के इक्वल होगा। दोनों बातें सही हैं, आप ये भी लिख सकते हो, आप ऊपर वाला दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब जैसे बात आ जाती है कि जो फ्लोटेशन होता है उसका एप्लीकेशंस हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, पहले हेडिंग लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन, देखिए फ्लोटेशन जो हम लोग देखते हैं वो कहाँ कहाँ देखते हैं। तो फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप है ना, फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप, आयरन शिप जो फ्लोट करता है वो हम लोग देखते हैं ना। तो आयरन शिप जो है वो क्यों फ्लोट करता है, लेकिन आयरन नेल जो होता है वो सिंक कर जाता है, ऐसा क्यों होता है, जबकि आयरन शिप तो काफ़ी ज़्यादा भारी है, उसको डूब जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है दैट कि जो भी आयरन शिप होगा, इस तरह से शिप होगा, ये जब लिक्विड में डूबता है, तैरता है, फ्लोट करता है, तो ये कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है अपने से। ठीक है, कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। तो जो जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करता है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते इसका जो वज़न होता है, वेट होता है शिप का, वो बैलेंस हो जाता है और ये आराम से तैरने लगता है। लेकिन नेल के केस में क्या होता है कि जो नेल है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये नेल है, ये नेल जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस यहाँ नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस ना कर पाने की वजह से इसका वेट जो है नेल का बैलेंस नहीं हो पाता है बॉयंसी से, और ये डूब जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, दैट कि हमारा क्यों होता है ऐसा। सेकंड हमारा एक एप्लीकेशन और होता है, फ्लोटेशन ऑफ आइस ऑन वाटर। फ्लोटेशन ऑफ आइस ऑन वाटर, आइस ऑन वाटर, आइस जो है वो वाटर पे क्यों फ्लोट करता है। देखिए सिंपल सी बात है, हमारी जो आइस होती है उसकी डेंसिटी जो है कम होती है। हमारी आइस की डेंसिटी जो होती है ना, वो डेंसिटी ऑफ आइस हमारी जो होती है वो लगभग होती है 0 ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट आइस की डेंसिटी हमेशा वाटर से कम होती है, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो जनरली हम लोग लेते हैं वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, है ना। तो इस वजह से ये फ्लोट करता है, ये रीज़न है। ठीक है, ये रीज़न है हमारा, इसकी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करता है। तो सिंपली आपने समझ लिया कि अगर जो हमारा डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे फ्लोटेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो किया जा सकता है। या फिर हम लोग जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो काफ़ी अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड को अगर डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे शिप है, शिप काफ़ी ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, फैलाएगा, बहुत पानी फैलाएगा, और उस पानी का जो फैलाव होगा वही अब थ्रस्ट क्रिएट करेगा। और अब थ्रस्ट किसको बैलेंस कर देगा, अब थ्रस्ट फोर्स या बॉइंट फोर्स वेट को, शिप के वेट को बैलेंस करेगा। तो वेट ऑफ शिप जो है बॉयंसी से या बॉइंट फोर्स से यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा और आराम से शिप हमारा फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।